गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। वॉइस आ रहा है? गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो। वॉइस आया? हेलो, वॉइस आया क्या? ओके। देखो, तो कल हम लोग स्पीसीज कंसेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे। स्पीसीज कंसेप्ट की मैंने बात की थी कल, और मैंने बोला था स्पीसीज कंसेप्ट में कि स्पीसीज क्या है ना। स्पीसीज क्या है, हमने ये बात की थी कि किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर अंकल ने दिया था, जो कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जाने जाते हैं, जिन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। उन्होंने उस एक क्या बोला था उसके बारे में? एक लाइन बोली थी कि स्पीसीज क्या होंगे कि ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड among themselves and can produce fertile offspring are the members of same species। उसको क्या कहेंगे हम? सेम स्पीसीज कहेंगे, यानी कि वो मेंबर जो आपस में क्या कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें और प्रोड्यूस करें ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो वो क्या होंगे? सारे सेम स्पीसीज होंगे, है ना। ऐसा कुछ हमने कल पढ़ा था, याद आ रहा है ना। तो देखो, ये जो हम इंटरब्रीड की हम जो बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे, है ना। लेकिन मेयर की ये जो डेफिनेशन थी वो इनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट थी, क्यों इनकम्प्लीट थी? क्योंकि इन्होंने जो ये डेफिनेशन दिया वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स पे दिया। किस पे दिया? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग ऑफ बींग्स पे दिया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो वहां से हम नेक्स्ट लिखेंगे कि बट दिस डेफिनेशन ऑफ मेयर was incomplete because this definition this definition is applicable to reproducing sexually reproducing living beings because there are many organisms that have only asexual mode of reproduction। क्लियर? स्पीसीज कंसेप्ट में क्लियर क्या हमने बात कही? कि भाई ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि ये एप्लीकेबल है केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग बींग्स के ऊपर। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया है कि नहीं? माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरियम मुनेरा में ग्रुप में आता है। बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सब तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं ना। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो डार्विन अंकल ने जो डेफिनेशन दी वो कौन से टाइप के लिविंग बींग्स पे एप्लीकेबल थी, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एप्लीकेबल थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल पे वैलिड नहीं थी। क्लियर? हेलो बच्चों, मेरा वॉइस आ रहा है? क्लियर?
अब देखो बेटा, अब क्या बात है। हाँ बेटा, एक चीज और मैं बता दूंगा, आपका नेक्स्ट संडे को टेस्ट है ना, 4 जुलाई को आपका टेस्ट होगा। आपको पता चला? 4 जुलाई को आपका टेस्ट होगा, है ना, जिसमें आपके बॉटनी के, यानी जो चीजें मैंने पढ़ाई है बॉटनी के, 45 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और सिलेबस में क्या है, जो हमने चैप्टर पढ़ा है, कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड। सिलेबस क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। ये अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट है। ठीक है, तो 4 जुलाई को होगा टेस्ट। इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ के आना, एनसीईआरटी से, बुक से, नोट्स से, जो है आपके पास। क्लियर? ठीक है। दो, तो आगे हम लोग बात करते हैं। द मेन कैरेक्टर इन डिटर्मिनेशन। बेटा टोटल टेस्ट आपका जो होगा, देखो वो बायो का 360 मार्क्स का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का 180 मार्क्स का होता है, तो 720 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। बायोलॉजी 360 मार्क्स की आएगी, ये मैं ऑलरेडी पहले ही फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ पेपर के बारे में। द मेन कैरेक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज, और निगेटिव मार्किंग होती है, ये पता है ना, निगेटिव मार्किंग अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो -1 जाएगा, अगर पॉजिटिव हुआ, सही हुआ, करेक्ट हुआ, तो +4 जाएगा। ठीक है। अगर सॉल्व नहीं किया तो 0 जाएगा। तो मेन कैरेक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनी स्पीसीज, वो क्या है, इज इंटरब्रीडिंग। किसके अकॉर्डिंग, इन अंकल के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आप किसी भी स्पीसीज के बारे में पता करना चाहते हैं तो उसका मेन कैरेक्टर क्या है, इंटरब्रीडिंग है ना। लेकिन टेक्सोनॉमी में इस कैरेक्टर को यूज ही नहीं किया गया है। बट दिस कैरेक्टर, सुन रहे हो ना मेरी बात सब, इज नॉट यूज्ड इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में इस वर्ड को, इस कैरेक्टर को इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ठीक है। तो क्या इस्तेमाल किया गया है, तो इन टैक्सोनॉमी द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन अदर कैरेक्टर्स। किस पे बेस्ड है, अदर कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कौन से कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी। कौन से कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्लियर? द मेन कैरेक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनी स्पीसीज इज इंटरब्रीडिंग। लेकिन इस कैरेक्टर को टेक्सोनॉमी वालों ने इस्तेमाल ही नहीं किया है। उन्होंने टेक्सोनॉमी में किसी भी स्पीसीज के डिटर्मिनेशन के लिए कुछ और ही कैरेक्टर इस्तेमाल किए, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? हमने पढ़ा था कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, याद आ रहा है क्या? वहां पे कहीं भी हमने रिप्रोडक्शन की बात नहीं की थी। सुन रहे हो क्या? फिर देखो बेटा, जब हम हाइयर प्लांट्स की बात करते हैं ना, इन हाइयर प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, तो जो आप डिटर्मिनेशन करोगे, जो डिटर्मिनेशन किया गया है, द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। किस पे किया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर।
फ्लावर आप में से किसी ने पढ़ा है? मॉर्फोलॉजी जानते हैं उसकी? फ्लोरल मॉर्फोलॉजी जानते हैं क्या? स्टेमेन, गाइनोसियम, ये सब कुछ सुना होगा आपने, है ना? तो हायर प्लांट्स का जो डिटर्मिनेशन है स्पीसीज का, वो किस पे बेस्ड है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर पे। किस पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर है, तो फ्लावर वाले प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना। कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्यों बेस्ड है? नेक्स्ट चलें क्या? ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया क्या? देखो भाई, क्यों बेस्ड है? बिकॉज फ्लोरल कैरेक्टर यानी कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव, मोर कंजर्वेटिव, वो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी कि रूट स्टेम। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या हो गया? रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई दे डू नॉट शो मेजर चेंजेस, दे डू नॉट शो मेजर चेंजेस। क्यों लिया गया है रिप्रोडक्टिव वाला? समझ में आया? ठीक है। और सुनो, अगर किसी भी स्पीसीज को, अगर किसी भी स्पीसीज को इंटरब्रीडिंग के बेसिस पे अगर उसको डिटरमाइन किया जाए, किसके बेसिस पे? इंटरब्रीडिंग के केस में, उसके बेसिस में, तो उसको कहेंगे कि वो एक बायोलॉजिकल स्पीसीज है। समझे क्या? व्हेन द स्पीसीज is determined, when the species is determined on the basis of interbreeding, then it is called as, क्या कहेंगे उसको? बायोलॉजिकल स्पीसीज कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल स्पीसीज। अब इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। कि भाई कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। समझे क्या? हेलो। तो ह्यूमन क्या हो गया फिर? एक बायोलॉजिकल स्पीसीज हो गया क्या? नहीं। तो जितने भी ह्यूमंस हैं, ऑल ह्यूमंस, क्या हो गया? वो एक बायोलॉजिकल स्पीसीज। हेलो, यहां तक समझ में आया? हेलो, क्लियर है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या है, किसको कहेंगे? ठीक है। फिर देखो, तो अब सर ये बताइए कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे जो जिस स्पीसीज को डिटरमाइन किया गया है, उसको क्या बोलेंगे? क्यों भाई, अब ये क्वेश्चन मन में होगा कि नहीं, कि व्हेन द स्पीसीज, व्हेन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज, व्हेन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड हो? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, then it is called
एज टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, क्या कहेंगे उसको? टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। समझे क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कल का कुछ याद है क्या? कल का बेटा आपको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर याद है क्या? मैंने एग्जांपल कुछ पढ़ाए थे। कलीफ्लावर याद है क्या? कलीफ्लावर, कैबेज, नोल खोल, याद है क्या? इन तीनों में क्या नाम दिया गया है? ब्रेसिका ओलरेसी। याद आ रहा है क्या? तो when the determination of species is based on morphological character, तब हम उसको क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कहेंगे। जैसे कलीफ्लावर है, कैबेज है, नोल खोल है, ये सब क्या है? इन तीनों में बात करें ना, अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में पता है क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है। दीज थ्री हैव सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। समझे क्या? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उनमें सेम है ना? इसीलिए ये किसको बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू दे बिलोंग टू वन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। याद आ रहा है? मैंने इसको अलग स्पीसीज नहीं पढ़ाया था। याद आ रहा है क्या? वैरायटी पढ़ाई थी इसकी, स्पीसीज एक ही था ये। याद आ रहा है क्या? वन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज, है ना? याद आ रहा है? हेलो, यहां तक लिखा? यहां तक लिखा क्या बच्चों? कॉपी करो। तो कलीफ्लावर, कैबेज, नोल खोल, जैसे कि हम इसको ब्रेसिका ओलेरेसी कहते हैं, है ना? ये तीनों एक ही स्पीसीज बताए गए हैं क्योंकि इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है। तो ये तीनों एक ही टैक्सोनॉमिक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो ध्यान से। बट दीज थ्री कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरब्रीडिंग हम क्या कह सकते हैं? दीज आर थ्री बायोलॉजिकल स्पीसीज। समझे क्या मेरी बात को? हो गया कॉपी? कॉपी हो गया क्या? क्लियर? समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? वहां से आगे लिखो। बट दीज थ्री कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ये तीनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ interbreeding, on the basis of interbreeding, these are three biological species। क्या कहेंगे इनको? थ्री बायोलॉजिकल स्पीसीज कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि आपस में ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर? तो यहीं से फिर देखो एक चीज नोट करो जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नोट में क्या है? देखो, सिबलिंग स्पीसीज। क्या है? सिबलिंग, सिबलिंग स्पीसीज, या इसको क्रिप्टिक स्पीसीज भी कहते हैं। क्रिप्टिक स्पीसीज। देखो, सिबलिंग स्पीसीज या क्रिप्टिक स्पीसीज,
यानी क्या है कि ये जो इस स्पीसीज के जो मेंबर हैं ना, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। सिबलिंग स्पीसीज क्या होता है कि इस स्पीसीज के जो मेंबर हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली ये अलग अलग हैं। समझे कि नहीं? रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेटेड हैं। तो ऐसे सिबलिंग को हम क्या कहेंगे? ऐसे स्पीसीज को सिबलिंग स्पीसीज। यानी कि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। क्लियर? मैंने यहाँ पे, हाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि members of species which are morphologically similar but reproductively isolated are known as sibling species। तो सिबलिंग जब भी वर्ड समझ में आए तो एक ही बात बोलना कि सर ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। दे कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। है ना? तो सिबलिंग स्पीसीज का कभी एग्जाम्पल पूछे कि सिबलिंग स्पीसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? वन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है ना, ये क्या है? वन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज ही तो है। क्यों भाई? जो हम जब से बात कर रहे हैं वन टैक्सोनॉमिक स्पीसीज हैं, क्योंकि मेंबर्स जो हैं यहाँ के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, बट बायोलॉजिकली वो स्पीसीज अलग अलग हैं। तो आपस में वो लोग इंटरब्रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? ब्रेसिका, ओलरेसी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? समझे? हेलो 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 बेटा, क्लियर? तो यानी कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या सेपरेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम की वजह से ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इनके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। समझे कि नहीं? जिसकी वजह से ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और जिस दिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी डिफरेंट हो जाएंगे, जिस दिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर वगैरह सारे डिफरेंट हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? इस ओलर एसी को रिमूव कर देंगे। ये जो ओलर एसी बीच में आता है ना, ब्रेसिका ओलर एसी, तो ओलर एसी को रिमूव कर दिया जाएगा। उन तीनों को अलग अलग स्पीसीज नाम दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेसिका बोट्राइटिस, ब्रेसिका कैपिटाटा, ब्रेसिका कोलोरापा। समझे कि नहीं समझे? तो वो ट्राइनोमियल से बाइनोमियल में शिफ्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पहले अभी क्या है, ट्राइनोमियल में है ना, लेकिन जब ये अलग अलग हो जाएंगे, स्पीसीज अलग अलग बन जाएंगे, तो ट्राइनोमियल से बाइनोमियल में शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर और नॉट? हेलो हेलो बच्चों, वॉइस आ रहा है क्या? वॉइस इज कमिंग?
चलो, तो आपने कल जो मैंने टीच किया था टेक्सोनोमिक स्टडी और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज वगैरह, कल की क्लास में टीच किया था ना, वो सब पढ़ लिया? उसमें किसी को कोई दिक्कत? एनसीईआरटी पढ़ी थी? चलो, अब मैं पढ़ाता हूं आपको टेक्सोनोमिकल एड्स। हेडिंग डालो, टेक्सोनोमिकल एड्स या टेक्सोनोमिकल टूल्स। इनको टूल्स भी बोला जाता है। हेलो, हेलो, वॉइस आ रहा है क्या? हेलो। टेक्सोनोमिकल टूल्स या टेक्सोनोमिकल एड्स। क्लियर? दो बेटा। तो ये आप, ये जो टेक्सोनोमिकल टूल्स हैं, ये टेक्सोनोमिकल एड्स हैं, ये, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों भाई? बोलो। इनकी कि सर इनकी जरूरत इसीलिए पड़ी, कोई बता सकता है क्या? चलो, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ कि हम लोग किस किस के बारे में पढ़ेंगे। हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम, फ्लोरा, कैटलॉग, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? देखो भाई, टेक्सोनोमिकल टूल में सबसे पहले मैं बात करता हूँ हर्बेरियम की। किसकी? हर्बेरियम शीट की। सुना है किसी ने हर्बेरियम शीट? सुना है क्या? तो हर्बेरियम, सुना है क्या किसी ने हर्बेरियम? देखो भाई, हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम ना एक एक स्टोर हाउस होता है जिसमें ना हम प्लांट के स्पेसिमेंस को, जो हमें प्लांट मिलता है, हम उस प्लांट को ना कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। हम उसमें किस फॉर्म में करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे। समझे? तो हर्बेरियम किसके लिए होता है? फॉर प्लांट्स होता है। पहली बात तो ये समझ लो। और प्लांट्स होता है, कैसा प्लांट होता है? नॉन लिविंग, डेड होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग, यानी कि डेड प्लांट को स्टोर किया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पहली बात कि वो प्लांट कैसा होगा? डेड होगा। समझे? अब सुनो। तो हर्बेरियम जो है प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो देखो, ये क्या है? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस। क्या है ये? एक स्टोर हाउस है। एक शीट आती है हर्बेरियम की, जैसे फाइल आती है ना, फाइल, ऐसे ही एक हर्बेरियम की शीट आती है फाइल जैसी। समझे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास प्लांट्स हैं जो हमें मिले हैं, कलेक्टेड प्लांट्स, जो भी नॉमेनक्लेचर वगैरह के लिए हैं, जो प्लांट हमें मिले हैं, उनके कुछ पार्ट्स, स्पेसिमेंस, उस पार्ट, जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या जो भी हमें उसके स्पेसिमेन, उस प्लांट के पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें नोट करने हैं, हम उसको क्या करेंगे? उस शीट पे स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? दैट आर, कैसे होंगे वो? उनको हम ड्राइड करेंगे, प्रेस्ड करेंगे, ठीक है, एंड प्रिजर्व करेंगे शीट के ऊपर। शीट के ऊपर, प्रिजर्व्ड ऑन द शीट। समझे क्या? ठीक है। इसका साइज पूछा जाता है कि भाई ये जो हर्बेरियम शीट है, इसका साइज क्या है? तो साइज है इसका 11.5 मल्टीप्लाई बाई 16.5 इंचेस। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। इसके साइज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। और इस हर्बेरियम पे और क्या होगा? ये जो फाइल है हर्बेरियम शीट,
इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या क्या होगा, देखो भाई, द हर्बेरियम शीट also carry a label 11.5 मल्टीप्लाई बाई 16.5 इंचेस, ये इसका साइज, उस फाइल का साइज है ये। ऑल्सो अ लेबल, कैरी अ लेबल, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, उस पर एक लेबल होगा जिसपे ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, किसके बारे में होगी इंफॉर्मेशन, क्यों भाई, किसके बारे में होगी इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन होगी कि आपने उसको कब कलेक्ट किया, तो वो डेट है ना, डेट के बारे में, कब कलेक्ट किया, उसका प्लेस, के आपने कहाँ से प्लेस, कहाँ से उसको कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, समझे क्या, कि उस प्लांट का डेट, जहां से कलेक्ट किया उस दिन, कहाँ से किया वो प्लेस, ठीक है, उस प्लांट का इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, उसका बोटेनिकल नेम, वो सब कुछ वहां लिखा जाएगा। आगे पेज पे चलें क्या, यहाँ तक डन है, क्या यहाँ तक डन है, आगे चलें, डन। और सुनो, और इंफॉर्मेशन में क्या होगा वहां पे, कलेक्शन के बाद लिखना, कलेक्शन के बाद उसमें बेटा देखो इंग्लिश नेम होगा, इंग्लिश का नेम होगा, उसका इंग्लिश नेम होगा, उसका लोकल नेम होगा, उसका बोटेनिकल नेम होगा, समझे, वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है वो होगा, उसको किसने कलेक्ट किया है, उस कलेक्टर्स का भी नाम होगा, समझे क्या, उसमें उस कलेक्टर्स का भी नेम होगा, समझे क्या, ठीक है। तो जिसकी वजह से, यानी जो हर्बेरिया है, वो एक टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए क्विक रेफरल सिस्टम है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन लेना है, तो तुरंत उस हर्बेरिया में आपको मिल जाएगा, समझे कि नहीं। तो कैसे काम कर रहा है, क्विक रेफरल सिस्टम, समझे कि नहीं, क्लियर। हर्बेरियम, आप मेडिकल साइंस में आगे जाएंगे ना, आपको ऐसे हर्बेरियम कई सारे बनाने पड़ेंगे, अगर आप बॉटनी में आगे जाएंगे ना, तो आपको हर्बेरियम बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिला करेंगे जिसमें आप हर्बेरियम ही हर्बेरियम बनाया करेंगे, समझे। तो सुनो, ये जो हर्बेरियम है ना, इस हर्बेरियम के ऊपर बेटा ये जो स्पेसिमेंस होते हैं, इनको कोई फंगस वगैरह ना लग जाए, उसके लिए ना कुछ इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है, द स्पेसिमेंस आर ट्रीटेड विद 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, समझे क्या, ये इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फॉर प्रिवेंटिंग फंगल अटैक, एम आई क्लियर, फंगल अटैक से बचाने के लिए उन पर 1%, 0.1% का मर्क्यूरिक क्लोराइड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनको कोई भी परेशानी ना हो, वो खराब ना हो, समझे क्या, क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, म्यूजियम, नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूं आपको टेक्सोनॉमिकल टूल में म्यूजियम, म्यूजियम सुना है क्या, म्यूजियम, है ना,
सर म्यूजियम जो होता है, ये वर्ड जो है ना वो ग्रीक वर्ड है। म्यूजियम जो है ना वो ग्रीक वर्ड है, म्यूसेन। म्यूजियम क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, मैं बता दूं कौन सा। मोजेन, MOUSEION, म्यूजेन। समझे क्या? ये ग्रीक वर्ड है जहां से म्यूजियम आया है, समझे? तो एंशियंट ग्रीस जो होते थे ना, एंशियंट ग्रीस पीपल जो होते थे, उनके टेम्पल को म्यूजेन बोला जाता था। किसको बोला जाता था? उनके टेम्पल को म्यूजेन बोला जाता था। ठीक है। तो वहां पे वो लोग क्या करते थे? टेम्पल होता था उनका म्यूसिस, MUSES। क्या होता था? MUSES, म्यूसिस। उन ग्रीक, एंशियंट ग्रीस लोगों का। ठीक है। तो वहां पे वो जो साइंस होती है, जो आर्ट होती है, जो भगवान की जो भगवान की मूर्ति वगैरह नहीं होती, भगवान का जो गॉडेस होते हैं, उनकी आर्ट्स है, उनकी साइंसेस जो भी हैं, उनको ना वो वहां पे शो करते थे, लोगों को ना एग्जिबिट करते थे, लोगों को दिखाते थे एग्जीबिशन में। समझे? तो इसीलिए ना इसका नाम क्या पड़ गया, वहां से म्यूजियम नाम पड़ गया। क्या? म्यूजियम। तो सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, ये जो म्यूजियम होता है वो लिविंग के लिए होता है या नॉन लिविंग के लिए? ये बताओ फटाफट, किसके लिए होगा? लिविंग या नॉन लिविंग? क्या मुझे कोई म्यूजियम में रखेगा क्या? कि भाई, कि बेटा संदीप, क्या मुरनाली, कि बेटा खुद को म्यूजियम में लगाएंगे क्या हम? लोग आएंगे क्या मेरा एग्जीबिशन देखने के लिए, मुझे एग्जीबिशन में देखने के लिए? नहीं ना। तो किसके लिए होगा सर? नॉन लिविंग के लिए होगा। समझे कि नहीं समझे, ये बताओ पहले। समझ गए? अब नॉन लिविंग के लिए होगा, नॉन लिविंग में कौन होगा? प्लांट होगा, एनिमल होगा। म्यूजियम में तो कोई भी रखा जा सकता है ना, प्लांट या एनिमल। किसके लिए रखा जाएगा? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्टडी के लिए, भाई कुछ स्टडी वगैरह करनी हो, उसके लिए रखा जा सकता है, लोगों को एग्जीबिशन में दिखाने के लिए रखा जा सकता है। रखा जाएगा कि नहीं? बोलो। है ना? क्लियर? अब सुनो, इनको कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाएगा? प्रिजर्व्ड इन, प्रिजर्व्ड इन जार्स और कंटेनर्स। जार्स होंगे, कंटेनर्स होंगे, वहां पे इनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। तो प्रिजर्व करके रखेंगे, कोई सॉल्यूशन भी तो होगा, क्यों भाई? होगा कि नहीं, बोलो। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखेंगे। किस में रखेंगे? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखेंगे। कोई मुझे सॉल्यूशन का नाम बता सकता है? उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? फॉर्मेलिन प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन आएगा, याद रखो। फॉर्मेलिन प्रिजर्वेशन, जिसमें हम लोग प्लांट एनिमल को जार्स कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वहां पे एक सॉल्यूशन होता है। कौन सा? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन प्रिजर्वेशन उसको बोलते हैं। क्लियर क्या? हेलो? हेलो बेटा, क्लियर क्या? यानी कि ये फॉर्मल्डिहाइड और वाटर का मिक्सचर है। फॉर्मेलिन प्रिजर्वेशन क्या है? फॉर्मल्डिहाइड वाटर का मिक्सचर है। समझे कि नहीं समझे? इंपॉर्टेंट है बहुत। एम आई क्लियर? क्लियर? ओके बेटा, नोट हो गया ना? अच्छा चलो, अब एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाता हूँ। कीज। अब मैं क्या पढ़ाता हूँ? कीज। अच्छा ये बताओ, मूवी देखने कौन चलेगा? अगर मैं कहूँ कि चलो मूवी देखने चलते हैं, कौन कौन चलेगा मेरे पैसों से?
सब लोग चलेंगे? ओके। तो देखो ये कीज जो होते हैं वो होते क्या हैं, किस लिए काम आते हैं, है ना, इनको समझो। ये जो होते हैं ना कीज, ये यूज्ड किए जाते हैं, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि दोनों के लिए ही होते हैं, प्लांट और एनिमल के लिए होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अब सुनो ये होते क्या हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए, ठीक है। तो ये जो मेनली बेस्ड होते हैं ना, किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। किसके ऊपर? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप उसको कह सकते हैं, या आप इसको डिस्टिंग्विश कैरेक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्टिंग्विश कैरेक्टर। समझे कि नहीं समझे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर मतलब कि क्या है? अब समझोगे कि क्या है। कि मैंने बोला कि चलो भाई मूवी चलोगे क्या, तो दो ऑप्शन है, या तो यस या नो। तो कौन कौन चलेगा मूवी ये बताओ फटाफट, है ना। तो यानी कि सर हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, समझ रहे हो, अपोजिंग कैरेक्टर, क्या है ये? अपोजिंग कैरेक्टर, समझ रहे हो क्या? जिसमें से सर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक चूज करना पड़ेगा, या तो यस या नो। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना। तो यानी कि सर ये दोनों पेयर में है, क्या भाई? यस और नो दोनों पेयर में है, तो पेयर में इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? कपलेट। क्या कहेंगे? कपलेट। समझे क्या? ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है यस और नो पेयर में है ना, क्या कहेंगे? कपलेट। समझे कि नहीं समझे? भाई हस्बैंड और वाइफ होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं कि नहीं? तो यस और नो दोनों साथ में है, क्या बोलेंगे? कपलेट। समझे कि नहीं समझे? अगर वहीं हम किसी ईच की बात करें, किसी एक की, है ना, किसी अगर हम एक की बात करें, ईच स्टेटमेंट की, ईच स्टेटमेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेड। समझे क्या? अगर हम अकेले यस की बात करें तो इसको क्या कहेंगे? हम लेड। अगर हम अकेले नो की बात करें तो क्या कहेंगे? लेड। अगर हम यस और नो दोनों की हम बात करें, दोनों को आपस में क्या कहेंगे? कपलेट। समझे क्या? और सुनो, अच्छा एक बात बताओ, ब्यूटी पार्लर कौन जाएगा इस बार? अगर मैं ब्यूटी पार्लर भेजूं कि चलो भाई मेरे खर्चे पे ब्यूटी पार्लर जाओ और जो कराना है कराओ, तो ब्यूटी पार्लर कौन जाएगा इस बार? फेशियल, मसाज, हेयर कटिंग, जो कराना है, हेयर कलर करा सकते हैं। कौन जाएगा भाई ब्यूटी पार्लर बताओ? देखो भाई, आप ब्यूटी पार्लर गए, आपने कहा कि मुझे हेयर कलर कराना है। क्या कराना है? हेयर कलर कराना है। तो उसने आपको कुछ चॉइस दी। क्या चॉइस दी? कि मैडम ब्लैक कलर और ब्राउन कलर हमारे पास दो हैं, तो बेटा आप क्या करेंगे? किसी एक को ही चूज करेंगे ना, या तो ब्लैक को या ब्राउन को। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आधे एक साइड के ब्लैक कर दो, आधे एक साइड के ब्राउन कर दो। ऐसा करेंगे क्या? नहीं ना। या तो आप ब्लैक को चूज करेंगे या ब्राउन को चूज करेंगे, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। होगा कि नहीं होगा? समझे कि नहीं समझे? या तो आप ब्लैक को चूज करेंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि सर जो दो ऑप्शन है हमारे पास, उसमें हम लोग चॉइस बना सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या है कीज? कोई परेशानी किसी को?
कोई परेशानी? बेटा 2019 और 2018 में एज इट इज यही लाइन आया था कि कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अपोजिंग कैरेक्टर। एज इट इज ये क्वेश्चन आया कि भाई ये क्या कहते हैं पेयर में, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं कॉल्ड पेयर कपलेट। पेयर को क्या कहते हैं? कपलेट। ईच स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। एज इट इज क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे चलें। नोट किया है क्या ये बताओ? नोट किया है क्या? यस। बेटा 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट्स ब्रेक। प्लीज वेट। आप पानी वगैरह पी लीजिए, 5 मिनट्स ब्रेक है। हेलो बेटा, वापस आ जाओ। हेलो, सब लोग हैं? बेटा ये जो कीज है किसकी इस्तेमाल की जा रही है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, क्लियर? हेलो 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 हेलो। वॉइस क्लियर? हेलो हेलो। यस। समझ में आया कीज क्या है? ये बताओ, समझ में आया क्या कीज? एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है।
ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, क्लास की, ऑर्डर की, फैमिली की, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं कि हमने कपलेट की बात कर ली ना, कि पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, जो कि हमें क्या शो करेगा, इट रिप्रेजेंट्स, क्या शो करेगा ये हमें, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट अपोजिट ऑप्शन। क्लियर? तो जिसमें क्या होगा, वन का एक्सेप्टेंस होगा, वन का क्या होगा, एक्सेप्टेंस, एक का एक्सेप्टेंस होगा, एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, समझे कि नहीं? और ईच स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ईच स्टेटमेंट इन की, मैंने भी लिखा था ऊपर, ईच स्टेटमेंट इन की क्या बोला जाता है, उसको लेड बोला जाता है। क्लियर बच्चों? ठीक है। और ये जो कीज होते हैं कैसे होते हैं, एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। बेटा क्या कह रहे हो, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस, इट जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी खराब नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन जब से हुआ है ना, तो लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्लियर बच्चों? लिखा क्या? डन? अब देखो आगे। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स की। बोटेनिकल, वन एक्सेप्टेंस एंड वन रिजेक्शन ऑफ अदर, एक का एक्सेप्टेंस होगा, दूसरे का रिजेक्शन हो जाएगा ना ऑलरेडी। बोटेनिकल गार्डन, देखो भाई, बोटेनिकल गार्डन समझते हो क्या, बोटेनिकल गार्डन किसके लिए होगा, फॉर प्लांट्स के लिए होगा। वो प्लांट कैसे होंगे, लिविंग होंगे ना बोटेनिकल गार्डन में, वो जो प्लांट्स होंगे कैसे होंगे, लिविंग होंगे। क्या होंगे, लिविंग होंगे। तो यहाँ पे प्लांट स्पीसीज को क्या करते हैं, प्लांट स्पीसीज जो होती हैं उनको, ये गार्डन्स होते हैं, जनरली क्या होते हैं, गार्डन्स होते हैं, यहाँ पे प्लांट स्पीसीज को ग्रो किया जाता है, उनके आइडेंटिफिकेशन को, आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। समझे कि नहीं समझे? दुनिया भर में जहां पे भी कोई भी नया स्पीसीज मिलता है, तो उसको बोटेनिकल गार्डन में क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? हेलो? है ना? तो जो लोकल में, लोकल एरिया में जो प्लांट्स मिलते हैं उनको वहां पे ग्रो किया जाएगा। ठीक है, बाहर का कोई है तो उसको वहां पे ग्रो किया जाएगा। यानी पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक वर्क होगा उस प्लांट के लिए, पर्टिकुलर, कि उसको जो मटेरियल चाहिए, जो चीजें उसको चाहिए, न्यूट्रिशन, वो प्रोवाइड किया जाएगा, उससे बोटेनिकल रिसर्च वहां पे की जाएगी। यानी कि जो एंडेंजर्ड प्लांट है, वो स्पीसीज जो कि खत्म होने वाली हैं, जो बहुत ही कम बची हैं, उनको मेंटेन किया जाएगा, उसको ग्रो किया जाएगा अच्छे तरीके से। समझे कि नहीं समझे? हेलो? क्लियर? बोटेनिकल गार्डन, है ना? देखो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांट स्पीसीज के लिए है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट स्पीसीज
plant species in these gardens are grown for identification purposes, and each plant is labeled indicating its, जो भी, अगर आप किसी बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे ना, पुणे में भी है बोटेनिकल गार्डन, अगर आप वहां पे भी जाएंगे तो आपको ना उस बोटेनिकल गार्डन का वो जो प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। उस प्लांट का क्या नाम है, बोटेनिकल नेम आपको मिलेगा, बोटेनिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। वो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो भी लिखा होगा, समझे कि नहीं। गप बोटेनिकल गार्डन्स में ही होता है, यानी लिविंग प्लांट होगा। यानी सिंपली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर जो प्लांट है, वो जो प्लांट है, प्लांट विद सुटेबल टैग होगा। क्यों भाई, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, इतनी सारी थ्योरी लिखने से बढ़िया कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर उसमें प्लांट होगा और उसमें एक सुटेबल टैग होगा। क्लियर। टैग में उसका बोटेनिकल नेम होगा, उसका लोकल नेम होगा, उसका फैमिली होगा कि भाई वो किसको बिलोंग करता है, समझे कि नहीं। यानी कि बोटेनिकल गार्डन वो गार्डन है जहां पे बहुत सारे लार्ज साइज के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, डिफरेंट एरियाज के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, समझे क्या। तो ये जो बोटेनिकल गार्डन डेवलप किया गया था ना, स्टार्टिंग का सबसे रियल वाला, ये थियोफेरेस्टस अंकल ने किया था। किसने किया था, थियोफेरेस्टस अंकल ने किया था। इसमें इंडियन, चाइनीज, रोमन कल्चर, ये सारे के सारे इन्वॉल्व थे, समझे कि नहीं। तो आजकल ये सारे बोटेनिकल गार्डन है, इनमें आपको आउटडोर प्लांट्स भी मिलेंगे जो बाहर मिलते हैं, सारे के सारे। यानी कि यहाँ पे हम जो कंजर्वेशन कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, XC2 कंजर्वेशन कर रहे हैं कि नहीं। ये इस वर्ड को आप समझते हैं क्या बच्चों, XC2 कंजर्वेशन। एक्स एक्स मतलब आउटसाइड, आउटसाइड कंजर्व, यानी प्लांट हमें कहीं और मिला, हम उसको कंजर्व कहीं और कर रहे हैं, समझे क्या। मान लो हमें कोई स्पीसीज US में मिली और हम उसको इंडिया लाके अपने बोटेनिकल गार्डन में उसको कंजर्व कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, XC2 कंजर्वेशन। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। अब देखो, अच्छा ये बताओ, बोटेनिकल गार्डन घूमने कौन जाएगा, बोटेनिकल गार्डन घूमने कौन जाएगा। देखो बेटा, आपको बहुत अच्छा वाला बोटेनिकल गार्डन घूमने भेजूंगा मैं। तो सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन, दुनिया का सबसे सुंदर, उस बोटेनिकल गार्डन में घूमने को भेजूंगा मैं पहले। उसका क्या नाम है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। क्या नाम है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये कहाँ पे है, ये केव में है। केव कहाँ पे है, लंदन में है। और लंदन कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, समझे क्या। तो ये याद रखना है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज प्लांट्स की जो वैरायटी है, बहुत सारे नंबर्स में प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स, समझे। दूसरा देखो भाई, इंडिया का देखोगे, इंडिया में जाओगे कहीं घूमने, एशिया वाले में चलो जाते हैं, एशियन में जाओगे कोई, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। कौन सा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये एशिया का सबसे बड़ा है, किसका है, एशिया का लार्जेस्ट है। और ये कहाँ पे है, हावड़ा में है। हावड़ा कहाँ पे है, कोलकाता में है, समझिए क्या।
ये किसका है? एशियाज लार्जेस्ट। ठीक है। अब सुनो, एक और है। जैसे कि एक लखनऊ का भी बहुत फेमस है, उसके बारे में पूछा जाता है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन। नेशनल बोटेनिकल नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस नाम से है। ये जो गार्डन है इस नाम से है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से है। ठीक है। या आप इसको नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी आप कह सकते हो। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ पे है? इंडिया में है। समझ गए? क्लियर? हेलो, वॉइस आ रहा है क्या? इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ना, इसका नाम भी कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है बेटा। NBRI याद रखना है। क्या याद रखना है? NBRI। NBRI। क्लियर है क्या? एम आई क्लियर? फिर देखो आगे। आगे और क्या बात करेंगे? और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें याद करनी है। एक है देखो फ्लोरा। फ्लोरा, FLORA। फ्लोरा। व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा क्या है ये याद रखो भाई। फ्लोरा किसको कहते हैं? ये सारे ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज के लिए होते हैं। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ कि ये सब किसके लिए हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज के लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरा। फ्लोरा मतलब समझते हो? मतलब फूल, फ्लावर। फ्लोरा मतलब फ्लावर। ठीक है। तो यानी कि ये बुक होती है जिसमें ना इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें ना इंफॉर्मेशन होगी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में। कोई एक स्पेसिफिक एरिया है तो उसके बारे में ना एक फ्लोरा नाम की बुक आती है, जिसमें वहाँ का हैबिटेट, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के सीजनल चेंजेस, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ का डिस्क्रिप्शन, वहाँ का प्लांट्स का इंडेक्स, एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में आपको मिलेगा। एम आई क्लियर? व्हाट इज फ्लोरा? एम आई क्लियर? हेलो, 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 हेलो। बेटा वॉइस इज कमिंग। हेलो, वॉइस इज कमिंग। हेलो। मैंने जो बोला वो सुनाई दिया? समझ में आया मैंने क्या कहा? फ्लोरा क्या है? किट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन। यानी एक पर्टिकुलर एरिया जो होगा, एक स्पेसिफिक एरिया, उस एरिया का जो हैबिटेट है, उसका जो सीजनल चेंजेस है, वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ का जो डिस्क्रिप्शन है प्लांट्स वगैरह का, वो सब एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में इस फ्लोरा में मिलेगा। ये क्या है? एक स्मॉल बुकलेट है। क्या है? स्मॉल बुकलेट, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में। हेलो, एम आई क्लियर? हेलो, एम आई क्लियर? बेटा नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क में तो। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट वन इज कैटलॉग। नेक्स्ट वन इज कैटलॉग। कैटलॉग देखो भाई, कैटलॉग क्या होता है? आप कभी ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, लाइए भाई अपना कैटलॉग दिखाइए। कहते हैं कि नहीं कहते ऐसे? आपके पास क्या क्या है, क्या क्या
चीजें हैं, हेयर्स में कौन सा हेयर, जो भी चीजें हैं, या अब हम कुछ मार्केट में खरीदने जाते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी, तो हम कहते हैं ना लाइए इसका कैटलॉग दिखाइए। या कोई कार हम लोग खरीदना चाहते हैं तो हम चाहते हैं ना कि लाइए भाई कैटलॉग दीजिए। तो यानी कि ये क्या है, ये एक स्मॉल बुकलेट है। किसके लिए? ओनली फॉर प्लांट्स के लिए। ये क्या है? एक स्मॉल बुकलेट है। क्या है? स्मॉल बुकलेट है, जिसमें क्या मिलेगा आपको? विच गिव्स contain the list, which gives contain the list of names of plant comma books related to botanical titles, names of author, names of authors or publication present in a given area, present in a given area। समझे क्या? कैटलॉग वो एक छोटी सी एक लिस्ट है, एक छोटी सी बुकलेट है, जिसमें पर्टिकुलर क्या होगा? पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में, वहां पे वहां का पूरा डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहां पे लिखा होगा कि वहां पे कौन से ऑथर्स हैं, कौन से पब्लिकेशन हैं, कौन से प्लांट्स हैं, कौन सी बुक्स उससे रिलेटेड वहां पे दी गई है। वो सारे इस कैटलॉग में आपको मिलेंगे। क्लियर? आगे चलें। नोट कर लिया? हेलो, नोट कर लिया क्या? आगे चलें। बेटा इनको ना एज इट इज, इनकी जो लाइंस है ना, इन लाइंस को रट्टा मार लेना। 2018-19 के टाइम पे चारों पांचों एक साथ पूछे गए थे। चारों पांच इस चैप्टर से कुछ और नहीं आया, ये चारों पांचों एक साथ पूछ लिए गए। समझे? तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। एम आई क्लियर? अब सुनो, फ्लोरा हो गया, कैटलॉग हो गया, दूसरा देखो मैनुअल। अब मैनुअल क्या होता है? मैनुअल भी सेम है, एक स्मॉल बुकलेट होती है, जिसमें क्या है कि पर्टिकुलर एक एरिया जो होता है वहां पे इंफॉर्मेशन देती है किसी स्पीसीज के नाम के बारे में। कोई अगर स्पीसीज है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नाम वगैरह वो बताती है, क्या? मैनुअल। ठीक है ना? एक हैंडी बुक होती है जिसमें किसी भी एक एरिया में उसके स्पीसीज के बारे का, उस स्पीसीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन लिखा होगा। क्लियर? दे आर यूजफुल इन information providing information for identification of names of species found in an area। समझे? अब इसमें मैनुअल है ना, हाँ ठीक है, मोनोग्राफ में अलग होगा। दिस वन इज मैनुअल। यानी मैनुअल और कैटलॉग जो वो एक तरीके से लाइब्रेरी ऑफ बोटेनिकल साइंस, ये मानो एक छोटी सी बुक है, लाइब्रेरी है वो बोटेनिकल साइंस की। समझे? लाइब्रेरी ऑफ बोटेनिकल साइंस वो माना जाता है, कैटलॉग और मैनुअल। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ में क्या होगा कि इनमें इंफॉर्मेशन होगी किसी एक टैक्सोन के बारे में। मोनोग्राफ में क्या होगा? इसमें किसी एक पर्टिकुलर एक टैक्सोन के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। दे कंटेन इंफॉर्मेशन, दे कंटेन इंफॉर्मेशन
फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, कंटेन इंफॉर्मेशन, ये नहीं, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, लाइक फैमिली के बारे में हो सकता है, या जीनस के बारे में हो सकता है, समझे, किसी एक टैक्सॉन के बारे में वहां पे सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो होगा क्या, मोनोग्राफ। अब उसमें ना एक चीज और है, एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पे मोनोग्राफ में, कि इसमें ना ये लोग उसका पिक्चर भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, उसका पिक्चर भी लगाते हैं। क्या मिलेगी आपको इसमें, इसकी मोनोग्राफ में पिक्चर भी मिलेगी, समझे क्या, पिक्चर भी आपको मिलेगी। क्लियर, हेलो बच्चों, क्या नोट कर लिया, बच्चों नोट कर लिया क्या? एक दो बेटा लास्ट, इसका लास्ट, इस टेक्सोनोमिकल कैटेगरी एट्थ का एक लास्ट है, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में कौन मिलेगा, प्लांट मिलेगा, एनिमल, फटाफट बताओ, जूलॉजिकल पार्क में कौन मिलेगा, जूलॉजिकल पार्क मतलब जूस, जूस को बोलते हैं क्या, जूलॉजिकल पार्क। जहां पे किसको रखा जाएगा, एनिमल को, किसको रखा जाएगा, एनिमल को, और वो एनिमल कैसा होगा, लिविंग, कैसा होगा, यानी जू एक प्लेस है जहां पे वेरियस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, जिसमें हम उनको डिस्प्ले करते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, है ना, और उनकी स्टडी करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो विजिटर्स लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, यानी कि दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, किस में रखेंगे उनको, इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, कैसे में रखेंगे, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनको रखेंगे हम, ठीक है, अंडर, अंडर ह्यूमन केयर में, समझे कि नहीं, अंडर ह्यूमन केयर में हम उनको रखेंगे, और जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम उनके हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, भाई उनकी फूड हैबिट्स क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, उनके बारे में हम उनको लर्न करेंगे, समझे क्या, जूलॉजिकल पार्क विच enable us to learn about their food habits एंड बिहेवियर। क्लियर, तो यानी कि जूलॉजिकल पार्क में, आप कभी जू गए होंगे, आई थिंक पुणे में भी एक जू है, आपने बहुत सारे एनिमल्स को वहां पे देखा होगा, वहां पे उनको कंजर्व किया जाता है, तो किस टाइप का कंजर्वेशन है, XC2 कंजर्वेशन, समझिए क्या, एनिमल मिला कहीं और हमने लाके उसको कंजर्व किया कहीं और, तो उसको क्या कहेंगे, बाहर से लाके कंजर्व किया है ना, मतलब XC2 कंजर्वेशन। क्लियर है क्या बच्चों, बोलो, इज इट क्लियर।
ठीक है। तो इंडिया में जो जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह है ना, उनको मैनेज कौन करता है? एक अथॉरिटी है इंडिया की जिसका नाम है क्या, सेंट्रल जू अथॉर द सेंट्रल जू अथॉरिटी। द सेंट्रल जू अथॉरिटी करके इंडिया की एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, हाँ यस, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में CZA कहते हैं, जो कि मैनेज करती है सारे जूज इन इंडिया। क्या करती है? मैनेजेस ऑल जूज इन इंडिया। एम आई क्लियर? ठीक है। जैसे कोलकाता में है, रांची में है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में भी है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है, कर्नाटका में है, बहुत सारी जगह, दार्जिलिंग में है, मैसूर में है कर्नाटका, पंजाब में भी है, लखनऊ में भी है। तो उन सब का जो ख्याल रखने का काम है कौन मैनेज करेगी? ये CZA करेगी। CZA ऐसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर? तो क्या है ना कि जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं ना बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, इसकी वजह से ना हम लोग नॉलेज को, जो वाइल्ड लाइफ वेल्थ होती है ना एक कंट्री की, वाइल्ड लाइफ वेल्थ जो होती है उसको स्प्रेड कर सकते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के बेसिस पे। समझे? तो जो एनिमल्स होते हैं वहां पे उनको फूड मिलेगा, उनको मेडिकल केयर मिलेगी, उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से ना वो लोग एकदम सेफ फील करेंगे। तो उनको ना नेचुरल एमिनी एमिनी जो एनिमीज जो होते हैं, नेचुरल एनिमीज प्रीडेटर जो होते हैं, वो उनको हार्म नहीं कर पाएंगे। है ना क्लियर? हेलो 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 हेलो। वॉइस इज क्लियर? समझे बेटा क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो ये जूलॉजिकल पार्क्स हैं, यहाँ पे आपको नाम याद नहीं रखने जूलॉजिकल पार्क्स के, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? अब सुनो, ये तो टेक्सोनॉमिकल एड्स हो गए हमारे। कुछ फुल फॉर्म है, उन फुल फॉर्म के ना मैं आपको कुछ फुल फॉर्म देता हूँ, उनके ना आंसर लिख के लाना है कि उसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, जैसे कि ICTV, फर्स्ट है ICTV, इसको लिख के लाना। मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मिल जाए तो लिख के लाना। ICVN, ओके। थर्ड ICNCP, फोर्थ ICNB। क्लियर? इनकी फुल फॉर्म्स लिख के लाना, फुल फॉर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको आराम से। ICVN ICZN तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ ना आपको। ICTV, ICTV, ICTV। क्लियर? ठीक है। टैक्सोनॉमी मैंने आपको बता चुका हूं ना, अल्फा बीटा ओमेगा कैरियो, इन सब टैक्सोनॉमी की हम लोग बात कर चुके हैं ना। अल्फा बीटा ओमेगा कैरियो टैक्सोनॉमी, क्रोमोसोमल स्टडी के लिए होता है कैरियो टैक्सोनॉमी, है ना। टैक्सोनॉमी में रिसेंटली जोड़ा गया था कैरियो टैक्सोनॉमी, पहले नहीं होता था, उस टाइम पहले ही उसको जोड़ा गया कैरियो टैक्सोनॉमी। क्लियर? अब देखो एक और मैं बताता हूँ, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी ये बताया था क्या मैंने लास्ट टाइम? साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो मतलब सेल,
समझे क्या? सेल। तो इसमें हम किससे रिलेटेड बात करेंगे? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट की बात करेंगे। अगर नहीं बताया है तो लिख लो, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट की यहाँ पर बात की जाएगी। जैसे कि उस सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर एग्जाम्पल उस सेल का स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, ये साइटोटैक्सोनॉमी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर। अंडरस्टैंड? अब देखो एक और बताता हूँ आपको, वो भी शायद मिल जाए, सुनने में आएगा। कीमोटैक्सोनॉमी सुना है क्या कभी? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी देखो बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं है, रट्टा मारना है। देखो कीमो, कीमो मतलब समझते हो, मतलब केमिकल। क्या है? केमिकल। प्लांट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्लांट से। यानी कि ये किससे बेस्ड है? बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट। समझे क्या? उस प्लांट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस पर बेस्ड है कीमोटैक्सोनॉमी। समझे कि नहीं? भाई कोई भी प्लांट है, उसका फ्रेगनेंस है, उसका टेस्ट है, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है कि नहीं करता है? करता है ना, वेरी। तो उसकी स्टडी की जाएगी कीमोटैक्सोनॉमी में। क्लियर? कि भाई जो उसके अंदर कैरोटिनॉइड क्या है, उसके अंदर एल्कलॉइड क्या है, यानी जो बेसिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी की जाएगी। अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, यानी केमिकल होगा वो, उसकी स्टडी कीमोटैक्सोनॉमी में होगी। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो बेटा, मैं आपको आज तो क्या टाइम खत्म हो गया है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कि आपने कभी वर्ड सुना होगा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, PHYLOGENY। फाइलोजेनी कभी सुना है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनी। तो उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो उसकी बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ठीक है? ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, आपका चैप्टर ये खत्म हो गया है, लिविंग वर्ल्ड। ओके बाय।